बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला की सूरत-ए-हाल तेज़ी से बिगड़ती जा रही है और अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि मौलाना फजल रहमान के घराने तक को अगवा करने की कोशिश की जाने लगी है। मैं हूँ आसिफ निसार गयासी और आज के व्लॉग में हम जनूबी अजला खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला की सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेंगे। जनूबी अजला जो कोहाट, बन्नू और डेर इस्माइल खान डिवीज़नों पर मुश्तमिल है, जिसमें फिर कुर्रम का इलाका भी शामिल है, वज़ीरिस्तान भी शामिल है, बन्नू, डेर इस्माइल खान, टांग, लकी मरवत, करक, ये सारे इलाके यहाँ पे शामिल हैं। और इस वक्त अगर हम देखें तो गवर्नर का ताल्लुक भी जनूबी अजला से है और वज़ीर आला का ताल्लुक भी जनूबी अजला से है और कुछ अर्सा कबल तक IG पुलिस का ताल्लुक भी जनूबी अजला से था। इसके बावजूद जनूबी अजला का अमन तेज़ी से बिगड़ता जा रहा है। और अगर हम बात करें सरकारी मुलाजमीन की तो एक मजलिस में ये इंकशाफ किया गया, मुबैना तौर पर यह कहा गया कि बहुत से सरकारी मुलाजमीन जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं वो भत्ता देने पे मजबूर हैं। अगर कोई भत्ता नहीं देगा तो ड्यूटी पे नहीं जा सकेगा या मार दिया जाएगा। और सरकारी मुलाजमीन की बाकायदा शनाख्ती कार्ड उनके चेक होते हैं और उनकी जानों को सबसे ज़्यादा ख़तरा लाक होता है। वाक़या कुछ यूँ है, चंद रोज़ कबल मौलाना फजल रहमान के छोटे साहबजादे अजद महमूद लकी मरवत गए थे। वहाँ पे वो किसी फातिहा ख़ानी के लिए गए थे। वापसी पे जब वो डेर इस्माइल खान की हदूद में थाना यारक की हदूद में पहुँचे तो मेन शाहराह पे कोई 30-35 के करीब मुसल्लह अफराद मुसल्लह नकाबपोश आए, उनकी गाड़ी को रोका और उन्हें गाड़ी से निकाल कर यरगमाल, मुबैना तौर पर यरगमाल भी बना लिया। और उनका कहना यह था कि हमारे अमीर साहब का हुक्म है कि इनको अपने साथ लेके आना है। अब सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी क्योंकि जो मौलाना अजद महमूद के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनकी तादाद कम थी, लेकिन बताया ये जाता है और जिसका ज़िक्र ख़ुद मौलाना अताउर रहमान ने अपनी सेनेट की तकरीर में भी किया कि जो मौलाना अजद महमूद के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनके ज़ाती मुआफ़िज़ीन थे, उन्होंने वाज़े कर दिया कि भाई इस तरह तो हम इनको जाने नहीं देंगे। यानी उन्होंने बिल्कुल मरने मारने वाली बात कर ली कि हम भी मारे जाएंगे लेकिन तुम लोग भी ज़िंदा नहीं रहोगे। यही बहस कोई आधा घंटे तक जारी रही। अमलन अजद महमूद साहब जो थे वो कोई आधा घंटे तक हम ये कह सकते हैं कि वो यरगमाल रहे। इस दौरान जो इतलात सामने आई वो ये थी कि उनकी अपने किसी अमीर साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि इनको जाने दो। अब ये सब कुछ कई दिन पहले का वाक़या है, हमें भी इल्म था लेकिन मुनासिब नहीं समझा गया कि जब तक वो लोग मौलाना साहब के घर वाले इसको बाहर नहीं लाते हमें बाहर नहीं लाना चाहिए। अब जबकि ख़ुद मौलाना अताउर रहमान साहब ने सेनेट में तकरीर के दौरान इस वाक़े की तफसीलात बयान कर दी हैं तो हमने भी ज़रूरी जाना कि इसके हवाले से बात की जाए। अब जनूबी अजला में उलमा कराम भी महफूज नहीं रहे और अगर मौलाना फजल रहमान साहब की जुमात की बात की जाए तो वो तो हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें मुसलसल टारगेट पे हैं, हदफ पे हैं। उनके दर्जनों जय्यद उलमा कराम शहीद किए जा चुके हैं, उनके सैकड़ों कारकुन शहीद किए जा चुके हैं, उनके जलसों को निशाना बनाया जा चुका है और अब नौबत मौलाना फजल रहमान साहब के घराने तक पहुंच गई है। जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि सूबाई हुकूमत की रिट जनूबी अजला में कहाँ है। ये बहुत बड़ा वाक़या है और इस पे सूबाई हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए, सूबाई हुकूमत के तर्जुमान को वजाहत करनी चाहिए, वज़ीर आला साहब को वजाहत करनी चाहिए कि ऐसा वाक़या कैसे पेश आया और जनूबी अजला की सूरत हाल की अब तरीक़ का ज़िम्मेदार कौन है और सूरत हाल की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। जनूबी अजला के हवाले से बहुत सारी तशवीशात ख़बरें आती हैं। टेंडर्स के हवाले से बात सामने आती है कि वहाँ पे मखसूस लोगों के अलावा कोई टेंडर नहीं कर सकता। वहाँ पे जितने सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं वो लोग गवर्नमेंट के अलावा गैर सरकारी टैक्स भी देने पे मजबूर हैं और मखसूस अनासिर की मर्ज़ी के बाहर वहाँ पे कोई बाहर का बंदा काम नहीं कर सकता। सरकारी मुलाजमीन बेचारे वहाँ पे बहुत परेशानी की हालत में हैं और उलमा कराम की भी हमने आपको हालत बता दी है। अगरचे इस ज़िम्मन में रियासती इदारों की भी ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन रियासती इदारे तो का मौक़िफ़ यही होता है कि अमन व अमान का मसला सूबाई हुकूमतों का है और ये बात ठीक है। और अगर सूबाई हुकूमत ये समझती है कि अब वो अमन व अमान की सूरत हाल जनूबी अजला में काबू नहीं कर सकती
تو اسے فورسز کی مدد لینی چاہیے، سیکیورٹی اداروں کی مدد لینی چاہیے۔ یہ مسئلہ باہم بیٹھ کر حل کرنا ضروری ہے۔ امن و امان کے اور سیکیورٹی کی صورتحال پہ نہ سیاست ہونی چاہیے، نہ ذاتی مخالفتیں ہونی چاہیے۔ یہ مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اگر اس پہ اسی قسم کی سیاست بازی کی جاتی رہی تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام اس تمام واقعے کو کس طریقے سے آگے تک لے کے جاتی ہے، کیونکہ اگر اس پہ خاموش رہتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر مزید خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اگلے چند دنوں میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے واضح موقف یا واضح حکمت عملی یا واضح پالیسی سامنے آ جائے گی۔ خدا حافظ۔